हेलो। प्रणाम मित्रों। मैं अभी फ्रांस की राजक्रांति के ऊपर पढ़ रहा था, एक लेख था वो पढ़ रहा था। तो उसके कुछ फैक्ट्स हैं, वो बड़े इंटरेस्टिंग हैं। पहले वो दो चार फैक्ट्स बताता हूँ, उसके बाद में फिर मैं मेन अपने टॉपिक पे आऊँगा। उसका सबसे बड़ा फैक्ट ये था कि वहाँ पे जो टैक्सेस लगे हुए थे वो बहुत व्यवहारिक नहीं थे। जैसे उच्च वर्ग था वहाँ पे, जिसमें राजा और उसके राज कर्मचारी आते थे, और वैसा ही दर्जा फ्रांस में मिला हुआ था चर्च के पादरियों को। तो उच्च वर्ग पे कोई टैक्स नहीं था और निम्न वर्ग कोई टैक्स देने के लायक नहीं होता। जो मिडिल क्लास था वहाँ का, उसको बड़े टैक्सों में दबा दिया। और वहाँ की पुरुषों की ऐसी स्थिति हो गई कि उनको क्रांति करने का कुछ, वो एक शोध का विषय है कि वहाँ महिलाओं ने अपने हाथ में क्रांति की बागडोर ले ली। और फ्रांस से 12 किलोमीटर दूर एक जगह है, महल बनाया था नया, राजा लुईस 14 ने बनाया था। वो देखा मैंने, 2-3 बार देखा। उस नए महल की वजह से फ्रांस में राजक्रांति हुई, क्योंकि इतना पैसा खर्चा किया कि फ्रांस अर्थव्यवस्था जर्जर हो गई और खाने के लिए अनाज नहीं रहा। तो मात्र 7,000 औरतों ने उस महल को घेर लिया। 13 किलोमीटर दूर ही था, ज़्यादा दूर नहीं था। पैदल ही जाके 7,000 महिलाओं ने, और वो महिलाएं पूरे फ्रांस की नहीं थी, केवल ज़्यादातर 70% उसमें पेरिस की महिलाएं थी और मिडिल क्लास महिलाएं थी। उन्होंने वो बागडोर अपने हाथ में ली क्रांति की। तो राजा ने पूछा, रानी ने पूछा कि भाई क्या बात है, तुम्हारी बड़ी समस्या क्या है? अब वहाँ खाने को अनाज नहीं है पेरिस में, और राजा को पता ही नहीं कि क्राइसिस किस बात का चल रहा है। तो उन महिलाओं ने कहा कि यार खाने को नहीं है और आप पूछ रहे हो क्या समस्या है? अरे भूखा मारोगे क्या हमको? सारा पैसा तुम यहाँ बर्बाद कर दिया। एक अच्छे खासे महल थे, अभी मैं पुराने महल भी देख के आया पेरिस में, और वो नए महल भी देखे। नए महलों की कोई जरूरत नहीं थी। ये बात उन औरतों को अखर गई कि जरूरत है नहीं, और इसने पूरी अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया। ऐसे राजा क्या करेंगे? उन्होंने कहा खाने को नहीं है। तो रानी आगे आके बोलती है खाने को नहीं, अरे केक खाओ, अनाज नहीं है तो रोटी की क्या जरूरत है? अब रानी को नहीं मालूम कि केक भी रोटी अनाज से बनता है। तो उन्होंने, इतना गुस्सा आया उनको कि अंततः लुईस को बुरी तरह से मार डाला गया और एक मशीन बनाई गई लुईस को और उसकी रानी को मारने के लिए। हैंग टिल डेथ नहीं किया। वो मशीन मैंने देखा है, मैं फ्रांस में रहा था 2 महीने, अभी फिर जाऊंगा। वो मशीन मैंने देखा था, वीडियो देखा था उसका। मशीन कैसी मशीन थी? एक 50 किलो मशीन के एक 6 फीट 7 फीट ऊपर एक कुल्हाड़ी लगा दी, बड़ी सी कुल्हाड़ी, फरसा बोलिए, फरसा लगाया 50 किलो का, और नीचे राजा को लिटा के, और जहाँ वो गर्दन का हिस्सा होता है, जहाँ वो फरसा आके होता है, वहाँ पे गर्दन रखी जाती है। ऐसे वो सिस्टमेटिक बनाया था। और उससे राजा का सर तन से जुदा पहली बार सर तन से जुदा
इन आतंकियों ने शायद उस मशीन को देख के क्या वो सर तन से जुदा कर देती थी। ऐसे ही लुइस की जो रानी थी उसको भी मारा। लुइस 14 आखिरी राजा था, उसकी बड़ी दर्दनाक मौत हुई। और उसका अभी भारत का वातावरण ऐसा ही चल रहा है कि मिडिल क्लास है, उसको गला घोट रखा है बिल्कुल। उसके 20 उदाहरण है मेरे पास, देता हूं तो 1 घंटा उसमें चला जाएगा, वीडियो का सारा टाइम चला जाएगा। ऐसा गला घोट रखा है यहाँ भी। और ये जो विपक्षी पार्टियां, जो बांग्लादेश में हुआ तो बड़ी खुशी हुई इनको कि यहाँ भी ऐसा हो जाए। ये सपने देखने लगे, नारियल चढ़ा रहे होंगे कि यहाँ भी ऐसा हो जाए, वर्तमान शासक को हटा के और हम बैठ जाएं, ये सपने। लेकिन इन मूर्खों को ये मालूम नहीं है कि यहाँ के हालात अलग हैं। फ्रांस की उस राज्य क्रांति के जैसे हालात हैं यहाँ पे, तो इन पारिवारिक पार्टियों को कुछ मिलने वाला नहीं है। ज़्यादा खुश होने की भी जरूरत नहीं है। यहाँ भड़क गए तो वर्तमान शासक से पहले इन पारिवारिक पार्टियों का नंबर आएगा, देख लेना। क्योंकि मैं जो सोचता हूँ और मैं जो करता हूँ, इसमें से मैं को हटा दूँ तो जो मेरे से हो पा रहा है, कुछ अस्तित्व करवा रहा है, ये कहना ज़्यादा बेटर होगा। वो करोड़ों लोग वैसा ही करते हैं, जैसा अस्तित्व मेरे से कराता है ऐसे करोड़ों लोगों से कराता है। इसका जीते जागते 2-3 एग्जाम्पल मेरे सामने हैं, वो फिर कभी बताऊंगा उस टॉपिक पे। आज टॉपिक दूसरा है। तो फ्रांस की राजक्रांति से उन्होंने निष्कर्ष ये निकाला कि यहाँ जो लड़ाकू लोग हैं, छींक आ रही, जो लड़ाकू लोग हैं, जरूरी नहीं कि वो राष्ट्र का डेवलपमेंट करने भी उतने कामयाब हो। नहीं, लड़ाई झगड़े में कामयाब हो गए वो अलग बात है। लड़ाकू होना अलग क्वालिटी है, और डेवलपमेंट करना, विकास करना, देश को शांतिपूर्ण तरीके से चलाना, वो टोटल चैप्टर ही अलग है। हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि जो लड़ाकू लोग हैं, लड़ाकू मतलब जो इलेक्शन फाइट करना जानते हैं, उसको इलेक्शन फाइट करने की कुछ ट्रिक्स होती है। मैं 50 साल से देख रहा हूं। 15 साल की उम्र में मैं ये चुनावी प्रक्रिया में आ गया था। मेरे पिताजी करते थे वो सब उटपटांग काम, तो उन्होंने मेरे को भी इसमें डाल दिया। और बाद में भी फिर मैं भी ये छोड़ नहीं पाया इसको, इस उटपटांग काम को मैं अभी तक कर रहा हूं। तो उसमें ट्रिक्स होती है, चुनाव लड़ने की अलग ट्रिक होती है। और वो इतनी मानसिक स्थिति को इतना तोड़ देता है एक व्यक्ति को कि इधर से पकड़ा तो हाथ, पकड़ा तो पैर छूटता है, पैर पकड़े तो हाथ छूटता है, दायां हाथ पकड़े तो बायां छूट रहा है, बायां से कोई पकड़े किसी को तो दायां छूट रहा है। बहुत बुरी हालत है यहाँ की चुनाव की। इसलिए मैंने कभी टिकट नहीं मांगा। ये बिल्कुल हाफ मेड लोगों का काम है चुनाव लड़ना यहाँ पे। तो वो जीत जाते हैं तो वो बहुत बड़ी मुश्किल से जीते, और फिर ये पत्रकार उनको झाड़ पे चढ़ा देते हैं। किसकी किस्मत में लिखा है अब की बार सत्ता, जैसे कि राजा महाराजा, उनको इनका दिमाग खराब करने वाले ये पत्रकार। तो वो अलग टाइप का काम है, और विकास करना ये अलग टाइप का काम है। ये जो सिस्टम है डेमोक्रेसी का, ये कंसेप्ट है, आप देख लेना, ये ज्यादा चलेगा नहीं। ये फेलियर सिस्टम है। इतना पागलपन का काम है कि एक तो अनाप शनाप पैसा खर्चा करो, मूर्खता भरा काम है वो अनाप शनाप पैसा। और दूसरा, वो इतना थकाऊ और उबाऊ काम है कि वो
ना चाहते हुए भी गधे को बाप जब बनाना पड़ता है तो आप सोच सकते हैं कि उस आदमी की हालत क्या होगी। और कुछ ऊटपटांग निकल गया तो वैसे बेड़ा गर्क, जैसे अब की बार मोदी जी से वो गलती। मैं तो मोदी जी का तन मन धन से काम करने वाला व्यक्ति हूं, लेकिन मैं अंधभक्त नहीं हूं। उनसे गलती हुई है उसको मैं बार बार दोहराता रहता हूं। बात वहां तक पहुंचे तो कम से कम समझ में तो आए कि भाई जरूरी नहीं है कि सब हाँ में हाँ मिला रहे हैं, गलती हुई है। अब मेन हम उसको फ्रांस की राजक्रांति से अपने यहां मिला के देखते हैं तो उससे भी बदतर हालत है। रोटी है, लेकिन वो 250 साल पहले की बात है कि रोटी के लिए पहले रोटी आवश्यकता थी। आज हिंदुस्तान के लोगों की रोटी आवश्यकता नहीं है। रोटी का खर्चा मुश्किल से, मेरा रोटी का खर्चा, मैं अकेला रहता हूं, मेरा रोटी का खर्चा कितना होगा, 1500 रुपये से ज्यादा नहीं है मेरा। दूध भी मिला है तो 100 रुपये डेली का खर्चा, 3000 रुपये महीने का। लेकिन बाकी खर्चे मेरे 17,000 रुपये, महीने का 20,000 रुपया खर्चा होता है। तो रोटी का खर्चा अभी आवश्यकताओं में जो थी वो रोटी कभी थी फ्रांस राजक्रांति के टाइम पे, लेकिन आज वो चीज नहीं है। आज हिंदुस्तान के व्यक्ति को एक अच्छा विकास चाहिए, अच्छे सड़क चाहिए, अच्छे स्कूल चाहिए, अच्छा हॉस्पिटल चाहिए। और उसको ये सिस्टम है ना, ये भ्रष्ट सिस्टम नहीं चाहिए कि कोर्ट में तारीख पे तारीख पड़ रही है। अरे मजाक बना के रखा हुआ है। मैं कहता हूं आज की तारीख में जो होगा इसका जवाबदार मैं हूंगा, उससे सजा भुगतने को मैं तैयार हूं। ऐसे सिस्टम को आग लगा देनी चाहिए। ये कोर्ट की जो व्यवस्था है, जो पुलिस व्यवस्था है और जो सरकारी सिस्टम है, इनको एक आदमी को तनख्वाह दी जाती है 2 आदमियों की, 3 आदमियों की, और ये काम नहीं करते एक आदमी का। और सरकार इनको महंगाई भत्ता, ये पेंशन, वो बढ़ोतरी, ये बढ़ोतरी, वो दिवाली का गिफ्ट, वो आंख बंद करके भर भर के देती है, क्योंकि ये ब्लैकमेल करते हैं सरकार को भी, दबाई हुई गर्दन। ऐसे ऐसे इनके संगठन बने हुए हैं। और जो यहाँ की हालत बिगड़ने वाली है, आप देखते रहिए। ये अभी जो हिंदू मुस्लिम हो रहा है उसकी वजह से यहाँ पे राजक्रांति नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ के लोगों को एक जो मुस्लिम टेररिज्म है, और टेररिज्म से भी बढ़ के एक मुस्लिम चैप्टर जो है गजबाए हिंद का, वो लोगों को धीरे धीरे समझ में आ गया कि इनका धंधा ही वही है कि जनसंख्या बढ़ाओ और इस देश पे कब्जा करो, और बाकी जो बहुसंख्यक लोग थे यहाँ के पहले, अब वो अल्पसंख्यक हो गए, उनको मार मार के बाहर भगा दो, उनके संपत्ति पे कब्जा कर लो, घरों पे कब्जा कर लो, उनकी फैक्ट्रियों पे कब्जा कर लो, उनके मंदिरों पे कब्जा कर लो। अभी मैं अजंता एलोरा जाके आया पिछले महीने, कैसे बताऊं, मेरी आंख में आंसू सूखे नहीं, वहां 4 दिन रहा। जिधर देखो उधर ही मूर्ति को तोड़ दिया। अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे होती है इतनी नायाब बेशकीमती कला के ऊपर हथियार उठाने की, हथौड़ा उठाने की हिम्मत कैसे होती है? आश्चर्य की बात है। वो जो तोड़ने वाले थे बर्बर, वो इंसान नहीं थे, जानवर थे, राक्षस थे। कोई बोलता नहीं है। नहीं तो इनको जब मजहब के आधार पे फैसला हुआ था देश को आजाद करने का, रखने का मतलब ही नहीं है कोई, टोटली इलीगल। मेन जो मेरा टॉपिक था वो ये है कि मैं पॉलिटिकल साइंस में एक सब्जेक्ट होता है थिंकर्स के ऊपर। थिंकर्स में मैं बहुत सारे थिंकर्स को पढ़ा। उसमें सबसे ज्यादा मुझे आश्चर्यचकित करने वाला थिंकर था मैकियावेली, अमेरिकन। जो अमेरिकन का जो आज का जो माइंड है वो पूरा मैकियावेली से प्रभावित है। वो क्या कहता था कि झूठ को सच साबित कर दो, और हर आदमी डरता है, अंदर उसके डर होता है।
तुम कैसा भी सेनापति ढूंढो, कोई बोले कितना निडर आदमी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो आदमी डरता नहीं है। मनुष्य के अंदर की जो कहानी थी वो मैकियावेली ने स्पष्ट की, और वो ऊट पटांग बोलता था। जैसे हमारा भी एक मैकियावेली है कांग्रेस में, हमारा नहीं, हमारा तो कांग्रेसियों का। कांग्रेसियों का जो मैकियावेली है, मैकियावेली अपने ज्ञान से बोलता था, लेकिन ये कांग्रेसी मैकियावेली है वो एक न्यूज रीडर से भी घटिया आदमी है, और उसको विपक्ष का नेता बना दिया। आश्चर्य की बात, यानी ऐसे ऐसे कैसे कैसे हो गए। वो किसी ने कहा है ऐसे ऐसे कैसे कैसे हो गए, और कैसे कैसे ऐसे वैसे हो गए। ये बात बिल्कुल ये कांग्रेसियों के इस नमूने के ऊपर 100% फिट होती है। तो ऐसों को नेता बनाएंगे। आश्चर्य है मुझे कि ये चौथी पीढ़ी प्रधानमंत्री, 3 प्रधानमंत्री, 4 प्रधानमंत्री, इनकी माँ को भी लगाओ तो 4 प्रधानमंत्री, वो भी इनडायरेक्टली प्रधानमंत्री रही है। मनमोहन सिंह तो एक कठपुतली प्रधानमंत्री थी, असली सोनिया गांधी वो भी ऐसे वैसे कैसे कैसे हो गए उसी श्रेणी में आती है। तो चौथी पीढ़ी का व्यक्ति, और उसको राजनीति की टके भर जानकारी नहीं है। अपनी मर्जी से वो व्यक्ति 2 लाइन नहीं बोल सकता राजनीति के ऊपर, सब इसको स्क्रिप्ट मिलता है, लिखा लिखाया। ऐसे कांग्रेस के अंदर पकड़ के रखते हैं ऐसे लोगों को। एक तो अमेरिका से वो इनके जो आका हैं, इनके जो अंकल हैं शेम पटोड़ा, वो लिख के देते हैं जब ये वहाँ जाते हैं तो। और यहाँ कई पटोड़ा हैं यहाँ भी जो इनको मार्क्सवादी ज़्यादा है। मैं समझता हूँ मार्क्सवादियों की, पूरा मार्क्सवाद मैंने ही पढ़ा है। ये चुनाव से पहले एक स्टेटमेंट आया था ये इस नमूने का कि मैं इनकी पैसा छीन के गरीबों को दे दूंगा। वो मार्क्सवादी थ्योरी है। वो मार्क्सवादी 2 कदम आगे है, 2 कदम आगे बोल गया। बाद में ध्यान आया कि अरे ये तो गड़बड़ हो गई, क्योंकि यहाँ तो ये थ्योरी चलेगी नहीं। तो वो बस एक ही बार बोला, फिर नहीं बोला। तो ये जो भारत में जो हो रहा है, जो तथाकथित नेता कहलवाने लायक एक भी आदमी नहीं है आज की तारीख में, एक भी। मैं सोच समझ के बोल रहा हूं। तो क्या होगा फिर? वही होगा, ऐसे देश का सिस्टम वही होता है जो चल रहा है। शर्म आती है ऐसे सिस्टम को देख के, और सहन करने की भी हद होती है। सब सहन करते जा रहे हैं, कुछ बोलते नहीं है। बोलना तो जैसे भूल ही गए कि फांसी हो जाएगी। अरे फांसी होगी तो होगी, कब तक रोका जाएगा? लेकिन जो गलत दिख रहा है उसको बोलो। बहुत सुन लिया, बहुत सहन कर लिया, अभी तो सर से ऊपर चला गया पानी, अब तो बोलना ही पड़ेगा। तो ये जो सिस्टम में जो गड़बड़ चल रही है, और ये परिवारवादी पार्टियां जो गड़बड़ कर रही हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के आप देखो कितने लोग बोलने वाले हैं, गिनती के 3-4 लोग बोलने वाले, बाकी सब चुप रहो और अपना काम करो। और काम क्या है उनका? घर भरने का काम करो, बस उस पर ध्यान दे है पूरा। एक रिलेटिव है मेरा, वो मिनिस्टर पहले भी था, अभी भी मिनिस्टर है। पहले राज्यसभा से था, अब की बार जीत गया। तो मैंने उसको बोला कि भाई मेरा
प्रोविडेंट फंड में कुछ पैसा अटका हुआ है, 1,00,000-1,50,000 और मुझे ये लोग परेशान कर रहे हैं। मुझे पूना से वहाँ जाना पड़ता है तो मेरा 50,000 तो खर्चा हो गया। 4-5 साल से मुझे चक्कर कटवा रहे हैं, ये लाओ वो लाओ, ये लाओ वो लाओ, उनकी फाइल ही पूरी नहीं होती। मैंने इनको बोला कि या तो आप देखो इसको, और वो मामला उनके अंडर ही था। अब वो ऐसे सुन के ऐसे सुट्ट हो गए कि जैसे मैंने कोई फांसी की सजा सुना दी हो। मैंने कहा आश्चर्य की बात है, मैं समझ जाता हूं कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि ऐसा गला दबा रखा है इनका कि कोई व्यक्तिगत काम ना करे। क्यों भाई, तुम्हारा अपना व्यक्तिगत काम होता है तो तुम पुलिस में जाके बोलते नहीं हो कि मैं फला फला मंत्री और मेरे साथ ये किया, तो अपना काम कैसे करवाते हो? अरे शर्म नहीं आती इनको। जो पार्टी के कार्यकर्ता मेरे जैसे अपना घर फूंक के तमाशा देखा है मैंने। ऐसी स्थिति आ गई थी कि दवा दारू के पैसे नहीं, मैं आंदोलन में अभियान में खर्च करूंगा। मैं अगर दवा का इलाज नहीं हुआ तो मरना मंजूर है, लेकिन मैं अभियान के लिए खर्चा करूंगा। वो देश के लिए काम कर रहा था, उसका मैं किसी मोदी पे या किसी पे भी एहसान नहीं धरना चाहता। अब मैं अपनी कंट्री के लिए काम कर रहा हूँ और अपनी जान को हथेली पे लेके काम कर रहा हूँ। साल भर में कोई मेरा मोबाइल बजता नहीं है, वो हैंग हो गया, ये हो गया, धमकी, अभी भी धमकियां आ रही है। तो मैं जो अनजान फोन नंबर होता है उनको फोन नहीं उठा, तो कैसे डर में जीना पड़ रहा है। इनका कोई इलाज नहीं है कि मार डालेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो कहाँ जाओ? पुलिस कहती है कि अब क्या करें, मोबाइल पे तो लोकेशन सेट नहीं होती, पता नहीं लगता। अरे मोबाइल दिया जिसने उसको पकड़ो ना। ये सरकारों को करना चाहिए कि कौन फोन कर रहा है उसका पता नहीं चलता। आश्चर्य की बात है, डर डर के जीना पड़ता है अपने स्वतंत्र देश में। क्या क्या बयां कीजिएगा, क्या क्या बोलिएगा। कहते हैं ना, रात के मरे को कब तक रोएंगे, वो हाल है इस सिस्टम का। क्या क्या किस किस पे वीडियो बनाऊं? मेरे तो एक दिन में 4 कंटेंट आते हैं, मैं बनाता ही नहीं हूं। बहुत ही जो उत्तेजित कर देता है मसाला, तभी मैं बोलता हूं। तो ये याद रखिए कि ये जो राजक्रांति हुई थी पेरिस में, फ्रांस में, वो हालात इस देश के मिडिल क्लास के लोगों के साथ किया जा रहा है। ये इन मूर्ख नेताओं को जिस दिन ये बात समझ में आएगी उस दिन ये, अब देखिए नितिन गडकरी बड़ा खुश हो रहा है कि वो 15 साल पुरानी गाड़ियों का री रजिस्ट्रेशन, अरे एक बार रजिस्ट्रेशन हो, कल को ये किसानों को बोलेंगे जमीन का भी री रजिस्ट्रेशन कराओ, लाओ 1-1 लाख रुपया। अरे हद हो गई तुम्हारी खोपड़ी में गोबर भरा हुआ है। तो एक बार रजिस्ट्रेशन हो गया, री रजिस्ट्रेशन का क्या मतलब है? हाँ, वो गाड़ी चलने लायक नहीं है, मैं नहीं कहता कि उसको चलाओ, पॉल्यूशन कर रही है उसको बंद कर दो। री रजिस्ट्रेशन कराने का मतलब ये है कि आप हमें 15-20 हजार रुपया दे दो और उसके बाद आप पॉल्यूशन फैलाओ। अरे तुम्हारी मति मारी गई है। तुमको कौन तुम्हें बना देता है ये देश चलाने के लिए? हद हो गई। एक आप गरीबों को देखोगे, जो कामगार होते हैं, घर बनाते हैं, मिस्त्री, बेलदार, वो आप देखिए कि सुबह सुबह काम पे जाते हैं तो एक 2 व्हीलर के ऊपर जाते हैं। 2 व्हीलर कैसा होता है कि जब हम सोचते हैं कि यार इसको 15 साल 20 साल हो गया, अभी नहीं, अभी नया मॉडल आ गया, तो उसको हम बेचते हैं। अब उसका रजिस्ट्रेशन एक बार हो गया और वो गरीब आदमी खरीदेगा तो फिर रजिस्ट्रेशन। अरे ये क्या तमाशा बना रखा है भाई। एक गरीब को इतनी तो फैसिलिटी दे दो कि वो एक तो पेट्रोल ही इतना महंगा कर रखा है और ऊपर से वो री रजिस्ट्रेशन गरीब से भी और उसका गला पकड़ के पैसे छीनते। हद हो गई। कितनी सारी विसंगतियां हैं। अब ये सरकार पैसा लेती है, रोड टैक्स लेती है, कार खरीदो तो कार का सेल टैक्स देना पड़ता है, फिर उसका इंश्योरेंस का देना पड़ता है, फिर उसका रोड का सेस टैक्स देना पड़ता है। सेल टैक्स, एक सेस टैक्स, कितने टैक्स लगा रखे हैं। उसके बाद में कार तो देंगे लेकिन रोड नहीं देंगे। रोड पे अगर चलाओगे तो फिर वो
पैसा देना पड़ेगा, आपको टोल टैक्स देना पड़ेगा। अभी टोल टैक्स का कंसेप्ट है, ये कहाँ से लेके आते हैं इस देश को गरीब को लूटने का। उसको पहला पट्टी ये पढ़ाते हैं कि इस गरीब के पास पैसा नहीं रहना चाहिए, नहीं तो ये तुम्हारे खिलाफ खड़े हो जाएंगे, इनको भूखा मारो। आप देखिए कितनी शान से बोलते हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को 80 करोड़ के 80 लाख कितने लोगों को अनाज देते हैं, बड़े शान से बोलते हैं। अरे शर्म भावना डूब के मर जाओ। ये देश को 75 साल हो गया आज़ाद हुए, आज़ादी में तुम वहाँ की पब्लिक को इतना ऊपर नहीं उठा सके कि वो अपने लिए 2 वक्त का खाना कमा ले ना। हम देंगे, दो, बड़ी तारीफ हो रही है, बड़ी शान से मोदी बड़े शान से बोलते हैं इतने करोड़ लोगों को अनाज देते हैं, ये देते, अपनी उपलब्धियों में गिनाते हैं। मैं कहता हूँ अपनी उपलब्धि नहीं है ये शर्म से डूब मरने की बात है। और पिछली सरकारें भी ऐसे ही करती थी, गरीबी हटाएंगे गरीबी हटाएंगे। अभी मोदी ने गरीबी हटाई कुछ, ये तो ईमानदारी से काम करने वाला आदमी है, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत सारी सुविधाएं दी, पहले वाली सरकारों ने तो कुछ भी नहीं किया, वो तो खाली डायलॉग मारते थे, गरीबी पहले नहीं हटी अब की बार हटा देंगे। और यहाँ के लोग तो मूर्ख हैं, पढ़े लिखे लोग भी मूर्ख हैं इस देश में, क्योंकि इस देश के बारे में कहा जाता है कि हिंदू मूर्खता से बर्बाद हुआ और क्रिश्चियन धूर्तता से आगे बढ़ा, और ये ईसाई ये मुस्लिम है ये क्रूरता से आगे बढ़े। क्रूरता, धूर्तता और मूर्खता तीनों अलग अलग धर्मों में चल रही है। अब हिंदू को बोलो तुम मूर्ख हो तो वो तुम्हारा गला पकड़ लेगा, लेकिन उसको ये मालूम नहीं है कि कितनी बड़ी मूर्खता में जिया है। मूर्ख नहीं होता तो 1000 साल की गुलामी भुगतता क्या। और फिर सपने देखता है जगत गुरु बनने के। अरे क्या क्या बोलूं मैं, वीडियो बहुत लंबा हो गया। ओके, सी यू, बाय।